वाइमर गणराज्य का जन्म 20वीं सदी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 में लड़ा। कब लड़ा था पहला विश्व युद्ध? 1914 से 18 तक 4 वर्षों तक ये युद्ध चला। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खींच जाएगा, पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, यानी अमेरिका 1914 में मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल नहीं हुआ, वो कब शामिल हुआ? 1917 में। ठीक है, अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यानी विश्व की सबसे बड़ी जो शक्ति थी उस समय, जिनको धुरी शक्ति, केंद्रीय शक्ति कहा जाता था। क्षेत्रफल में बेशक छोटे थे वो, लेकिन सबसे ताकतवर देश कौन सा था? जर्मनी। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मनी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इस सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। वाइमर स्थान का है जर्मनी के अंदर, और संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन सांसद यानी राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतें सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान व सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। वयस्क नागरिक कौन सा होता है? जो अपने यहाँ 18 वर्ष का व्यक्ति को वयस्क मनुष्य को वोट देने का अधिकार हो जाए, और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया, सार्वभौमिक सबको। लेकिन नया गणराज्य खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो थी पहले विश्व युद्ध में। ध्यान करो सभी बच्चे, अभी ये जो मानचित्र दिखाई दे रहा है, इधर ध्यान करो, ये जो नीला पूरा एरिया दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये किसका है? जर्मनी का। यानी जर्मनी तब कितना बड़ा था, बहुत बड़ा देश था। उसके बाद कि पराजय मिलने के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी। जब जर्मनी पराजित हो गया 1914 से 18 के युद्ध में, तो जो मित्र राष्ट्र उन्होंने जर्मनी के ऊपर क्या थोप दी? शर्तें थोप दी। कैसी? मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई संधि, वर्साय का है फ्रांस के अंदर में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी ने अपने सारे उपनिवेश क्या होता है? जो हमारे कोई अधीन हो, जिसको हम गुलाम बना लेते हैं, जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। सारे उपनिवेश तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोक भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। यानी ये चीजें उन्होंने इन देशों को देनी पड़ी। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी बंद कर दी। यानी जर्मनी ने क्या क्या चीज दी उसमें हटाने के रूप में? उसके हारने के बाद 10% आबादी, 13% भूभाग यानी जमीन, 75% लो भंडार का क्या? लोहे के खाने, जैसे फ्रांस के अंदर है अल्सेस और लारेन की जो खाने हैं लोहे की, वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने वापस लौटानी पड़ी। और 26% कोयले के भंडार। ठीक है, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार रहा। अपराध बोध अनुच्छेद, अपराध बोध क्या होता है? जब कोई आदमी कोई गलत काम कर देता है और बाद में उसका निचोड़ लग जाता है कि भाई इस व्यक्ति ने गलत काम किया है, और वो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, इस
इसको कहते हैं अपराध बोध, कि मुझे बोध हो गया, मुझे ये जान के हो गया, मैंने स्वीकार कर लिया कि मुझसे अपराध हुआ है। अपराध बोध होता है स्वीकार कर लेना अपराध हो। इसके एवज में उसने उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। इसका मतलब जर्मनी की उसमें करेंसी क्या थी? क्या थी? पाउंड। क्या थी? लेकिन आज के टाइम में जर्मनी करेंसी क्या है? यूरो। इंग्लैंड को छोड़ के लगभग पूरे यूरोप की एक करेंसी होगी, उसका नाम है यूरो। लेकिन इंग्लैंड की करेंसी आज भी क्या है? पाउंड। ठीक है। 6 अरब पाउंड का जुर्माना किसके ऊपर लगाया गया? जर्मनी के ऊपर। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहा। जो खनिज संसाधन थे जर्मनी के एरिया में 20 दशकों तक इनका कब्जा रहा, मित्र राष्ट्रों का। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल हिसार के लिए बल्कि वर्साय में हुआ अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। युद्ध का असर आगे है। युद्ध का असर। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का क्या था? महाद्वीप कहलाता था। जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध की पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमातियों ने वे मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी नीतियों की आड़ में तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक में शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध में यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को आम नागरिक के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक भी इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। क्या बोले? कि आक्रामक, एक तेज तर्रार, न सहने वाला आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला। मीडिया में बंधकों की जिंदगी का महामंडल किया जा रहा था। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही की बंधकों की बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोली का बहादुरी से सामना करते, अपने साथियों पल पल देखते, मरते देखते। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक, फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान का प्रतिष्ठा की चाह से सारे बाकी चीजें गौण हो गई। जबकि हाल में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र का एक बहुत ही नाजुक विचार दोनों महायुद्ध के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। इसके बाद है राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना उस समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम लेने लगे। बहुत सारे शहरों और मजदूरों में नाविकों की सोवियत बनाई गई। मजदूर और नाविकों में होता है नाव चलाने वाला, और मजदूर। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था हिमायत के नारे। बर्लिन क्या था? जर्मनी की राजधानी। वहाँ क्या था? बर्लिन में राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे बोले, यानी कि सोवियत संघ के अंदर जो शासन है वैसा जर्मनी में होना चाहिए। इसलिए समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठे होकर अपना इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में लोकतंत्र में गणराज्य की स्थापना करने का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के परी और नामक संगठन की मदद से विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। कौन सी पार्टी की? कम्युनिस्ट पार्टी की डाली स्पार्टकिस्टों ने, ये नाम का व्यक्ति था। इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके।
क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवाद दोनों एक में रेडिकल समाधानों के लिए आवाज उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों ने 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी में पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्ति की ओर स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर जर्मनी का एक मुख्य इलाका था जिसका क्या नाम था, रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी की विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। कोयला का भंडार कहाँ पे था, रूर के अंदर। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से बढ़ने लगा। उसकी कौन सी मुद्रा थी भाई, मार्क। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत मार्क के बराबर 24,000, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 40,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 98,86,000 मार्क हो गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती गई, यानी मार्क जर्मनी की राशि थी वो डॉलर के मुकाबले गिरती गई। जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में जर्मनी नागरिकों को पावर रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मनी समाज दुनिया में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट के बाद अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती तो स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता। जर्मन को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डाउस योजना बनाई। कौन सी योजना बनाई, डाउस योजना। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जानों की शर्तों को दोबारा तय किया गया, यानी जो जर्मनी के ऊपर शर्तें थोपी थी उसका दोबारा पुनर्आंकलन किया गया। मंदी के साथ सन 1924 से 28 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रात के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में मुख्य सुधार अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था, यानी जर्मनी ने थोड़े बहुत कर्जे अमेरिका से लिए। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया, शेयर बाजार ये धराशायी हो गया, तो जर्मनी को उम्मीद रही मदद रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट आशंका को देखते लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी, सट्टे बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आय इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले 40% रह गया, यानी 60% खत्म हो गया। मजदूर या बेरोजगार होते जा रहे थे या उनका वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर लोग ऐसी बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ तक लिखी तख्ती गले में पाए खड़े रहते। बेरोजगार नौजवान या तो सांस खेलते पाए जाते, नुक्कड़ झुंड पर झुंड लगाए बैठे, या बेरोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी कतार में खड़े पाए जाते। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग अपना आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। यानी व्यक्ति को जब काम नहीं मिलेगा तो वह दूसरा रास्ता अपनाएगा। युवा बेरोजगार थे, काम धंधा कोई था नहीं, हाथ में पैसा नहीं था, तो नौजवानों दूसरे रास्ते, आपराधिक रास्ते अपनाने शुरू कर दिए। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशन अधिकारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। इनकी बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। जो वेतनभोगी जो नौकरी करते थे
और जो पेंशनधारी थे। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वयं रोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का अभ्यास तारा था। उन्हें डर था कि अगर ये डर रहा तो एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, हो सकता है उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। आप सिर्फ संकीर्ण मजदूरी थे जिसकी कीमत नहीं टूटी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती हुई खोज उनका मोल भाव क्षमता को चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में से किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह परेशान था। यानी कृषि की जो कीमतें थी वो बिल्कुल गिर गई थी। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार दिखाई दे रहा। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए पानी में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। ठीक है, यहाँ तक निशानी लगाओ, इसको दोबारा रिवीजन करो। कल का होमवर्क पाठ नंबर 2 के जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, कल का होमवर्क पाठ नंबर 2 के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ये है, ये कल को घर से याद करके लेके आनी। ठीक है।